लॉकडाउन के दौरान रीवा शहर देखिए यातायात डीएसपी मनोज वर्मा की नजर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जीशान जावेद आपके साथ। लॉकडाउन के दौरान यातायात पुलिस ने शहर के अंदर किसी को न आने दिया न ही जाने। माना जा सकता है यही वजह से शहर में कोरोना नहीं फैला। आइए चलते हैं रीवा शहर देखने यातायात डीएसपी मनोज वर्मा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। इस समय हम मौजूद हैं रीवा के पुलिस थाना में। ये थाना ट्रैफिक विभाग का थाना है, यातायात विभाग का थाना है। आज हम आपको ले चलेंगे, ऐसे शख्स से मुलाकात करवाएंगे जिसने रीवा शहर की यातायात व्यवस्था, जिसको कहा जा सकता है भारत की सबसे खराब यातायात व्यवस्थाओं में से एक हुआ करती थी, उस यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद है लॉकडाउन के दौरान, जिनने यहाँ पर लगातार रात दिन 24 घंटे मेहनत करके यातायात को दुरुस्त किया। रीवा शहर के लोगों को घर के अंदर रहना सिखलाया। हमारे साथ यातायात डीएसपी मनोज वर्मा जी मौजूद हैं। मनोज वर्मा जी, आपका न्यूज़ नेटवर्क टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो हम लोग को अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए रीवा की जनता की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। आइए आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले रीवा शहर के एक किनारे पर, और वहीं से हम अपनी बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। लगातार हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से यहाँ पर आपने यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए किस तरीके से प्लानिंग की। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, रीवा की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपके दिमाग में किस तरीके की प्लानिंग पहले से आई? यातायात व्यवस्था कंट्रोल करना यहाँ के लिए हमारे जो सीनियर अफसर हैं उनके मार्गदर्शन हमको बराबर मिलते रहे। आईजी साहब, डीआईजी साहब और एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब भी हमारे मार्गदर्शक हैं। इनके मार्गदर्शन के बाद मूर्ति रूप व्यवहारिकताएँ और ज़मीन पे क्या क्या समस्या है उनको देखने का काम मेरा और मेरे नीचे स्टाफ का है। लेकिन मैं बीच में टोकूंगा, निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि रीवा का इस जो प्रशासनिक अमला है वो काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहा। आपकी टीम के जो भी कप्तान हैं, जो भी कोच मैनेजर हैं, उनका कुशल मार्गदर्शन। लेकिन फील्ड में आपने किस तरीके से फील्डिंग सजाई थी, जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए। जो भौगोलिक स्थितियां हैं रीवा की, वो काफ़ी कठिन भौगोलिक स्थितियां मानी गई हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ पूर्व में एडी डकैती प्रभावित क्षेत्र चित्रकूट से संबंध है, बाजू में शहडोल आदिवासी बाहुल्य जिला है। इसके अलावा सीधी और इंडस्ट्रियल सिंगरौली एरिया हमारे शहर से जुड़े होने के कारण ट्रैफिक की प्रॉब्लम कई तरीक़ों से आती है। जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, इनके अपने अलग मोटर व्हीकल एक्ट के अलग अलग वाहन होते हैं। इनके जो सप्लायर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उनको कंट्रोल करना एक वो होता है। और जैसे बताया कि यातायात लिटरेसी जो आवश्यक है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, जो पूर्व में भी लगातार चली आ रही, मगर उसको और आगे बढ़ाने में हमने सबसे पहले लोगों में यातायात नियमों की जागरूकता अंदर मन में डालने के लिए, पालन करने के उद्देश्य से काफ़ी हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास किए हैं। हमारे को उसके लिए बराबर मार्गदर्शन भी सीनियर अफसर्स के प्राप्त होते रहे। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है, आपने एक कठिन चुनौतियों को स्वीकारा था, उसी दौरान कोरोना जैसी बीमारी पूरे देश दुनिया के साथ रीवा में फैल गई। जब आपको ये पता चला कि कोरोना छूत की बीमारी है, लोगों को एक दूसरे से पास आने से फैलती है, सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेना पड़ता है, इसका एकमात्र इलाज है, तो अब आपको अपने स्टाफ को कोऑर्डिनेट करके सारा मैनेजमेंट करने के लिए किस तरीके से, क्या दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आई थी दिमाग में आपके? देखिए, इस बीमारी से मैं भी पूर्व में परिचित नहीं था। जैसे कोविड-19
एक वर्ड आया था तो मन में एक सवाल आया था कि ये क्या है कोविड-19। हमारा पेशा में मेडिकल, हमारे मन में एक उत्सुकता या एक भय आया कि व्हाट इज़ कोविड-19। फिर थोड़ा सा अंदर उसके पढ़ने में हमारे सीनियर, हमारे कलीग्स की जानकारी के मुताबिक, साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय मुख्यमंत्री की टीवी उद्घोषणाओं, अखबार और आपके चैनलों के माध्यम से मुझे जब ज्ञान प्राप्त हुआ और उसमें केवल एक चीज़ ही समझ में आई है कि आज इसका मेडिकल उपाय अभी शायद नहीं बना है और इसका सबसे अच्छा दृष्टिकोण जो है सोशल डिस्टेंसिंग है। इसका मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। बेशक, हमारे दर्शकों को बताइए कि बचपन में एक कहानियाँ पढ़ती थी कि जिन्न को बोतल में बंद कर दिया। बोतल में बंद करने के बाद यदि आप उसको घिसेंगे नहीं, चिराग को घिसेंगे नहीं, जिन्न बाहर नहीं आता। और इस कोविड नामी जिन्न की अवधि 14 दिन बतलाई गई है। तो लॉकडाउन पद्धति जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हमारे सीनियर डीजीपी साहब और अधिकारियों ने बताई, तो उस जिन्न को हम लोगों ने बोतल में बंद किया है। निश्चित रूप से वो 14 दिन बोतल में बंद रहने के बाद स्वतः ही अपने आप मरणासन हो जाएगा। तो लॉकडाउन और कोविड-19 ये एक दूसरे के दुश्मन हैं और लॉकडाउन की पद्धति जो सुनने समझने में आई है उसका पालन कराने के लिए एक प्लान किया गया था। हमारे एसपी साहब ने, हमारे सीनियर अफसर्स ने उस प्लान के मुताबिक शहर में नए लोगों की एंट्री यदि है तो उनका इमीडिएट मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल सुविधाएं कलेक्टर साहब ने मुहैया कराई थी। मेडिकल टीम हर नाकों पे अभी भी आप देखेंगे तो मेडिकल टीम उपस्थित है। शहर में 8 RRT मेडिकल टीम बनी हुई हैं, क्विक रिस्पांस QRT जिसको बोला जाए, क्विक रिस्पांस टीम। यदि कोई ऐसे लोग जो बॉर्डर के लोग यहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो उनका इमीडिएट चेकिंग होता है। शहर में शेल्टर होम बनाए गए हैं जहाँ पे उनको रहने की, खाने की, नहाने की और बेसिक सुविधाएं भी शासन के द्वारा प्रदान की गई हैं। उनका हम लोग भली भांति पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों में, कुछ लोगों में ये लगता है कि हम घर चले जाएं तो वहाँ सुरक्षित रहेंगे, उसकी जानकारी हम लोग देते हैं कि आप घर जाएंगे, यदि आप संक्रमित हैं तो आप अपने घर को भी संक्रमित करेंगे, इसलिए आप यहाँ मेडिकल और शासन की सुविधाओं के बीच में रहिए। मैंने देखने में आया है कि किसी को किसी भी प्रकार की, आदमी मजदूर है, वो कमाता इसलिए खाने के लिए और बच्चों को पालने के लिए, तो शासन और स्थानीय समाज सेवी संस्थाएं ये सब पूर्ति करने में भरपूर प्रयास कर रही हैं। हमारे दर्शकों को भी और तमाम रीवा शहर या देश दुनिया तमाम लोगों को एक सबसे बड़ा, जब कोविड-19 के बारे में सुना था लोगों ने, तो उस समय के अजीब सा डर लोगों के अंदर आ गया था कि क्या वाकई इस तरीके से हो सकता है। और क्या आपके दिमाग में भी कभी आया कि जनता की सेवा के दौरान हमें सबसे ज़्यादा बाहर के लोगों से मिलना है, तरह तरह के लोग आएंगे, सबको टैकल आपको ही करना था। तो क्या आपके अंदर कहीं अंदर से भय भी आया था कि क्या यार कहीं हमको यह बीमारी ना हो जाए? भय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके गाइडलाइन पहले से निर्धारित थी। एक पढ़े लिखे आदमी होने के नाते मैंने गाइडलाइन का पालन किया है और उसकी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया है। और आपने देखे हैं कि कोरोना पॉजिटिव को भी मैंने हैंडल किया है और आज 8 दिन हो गए, मुझे ना किसी प्रकार की बीमारी हुई, ना किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने जो गाइडलाइन निर्धारित की हैं, हम उनका पालन करते हुए बेशक बेडर आपके सामने काम कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को उस पल के बारे में बताइए जब 2 पेशेंट सतना से रीवा लाए गए थे और आप उनको छोड़ने, मुझे अच्छे से याद है, आप उनको छोड़ने अस्पताल के अंदर तक गए थे, ड्रेस आपने बाकायदा पहनी थी, फिर आप उनको छोड़ने रीवा के बाहर तक गए।
उस पल में आपको कैसा लगा था? क्या आपको अपना परिवार भी याद आया या आपको लगा कि नहीं यार ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, पहली प्राथमिकता ये है? उस पल के बारे में ज़रा बताइए, वो अविस्मरणीय पल होगा हमारे ख्याल से। जब मैं कोरोना पॉजिटिव को लेके हमारे एसपी साहब के आदेश पर मैं हॉस्पिटल में एडमिट कराने गया था, मेरे साथ पूरी पुलिस की टीम थी, डॉक्टर्स की टीम थी। मुझे मेरे सीनियर अफसर ने मेरे ज्ञान के बावजूद भी बचाव के काफ़ी इंस्ट्रक्शन, पीपी किट, हैंड ग्लव्स, एवरीथिंग हमको उपलब्ध कराई थी, जिससे मेरे मन में कोई भय नहीं था। रहा परिवार का, तो परिवार व्यक्ति की प्राथमिकता होती है, मगर कर्तव्य और ड्यूटी के समय ये सब बातें गौण या नंबर 2 पे जाती हैं। यदि हम ही बहुत पीछे हटने लगेंगे तो इसको कौन हैंडल करेगा, उस सिद्धांत पे हम लोग बेडर इस काम को करने में लगे रहे और लगभग सफलता मिली है हम लोगों को। एक बड़ा सवाल ये है, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने पहली प्राथमिकता अपने कर्तव्य को दी, अपनी ड्यूटी को दी, अपने ऊपर के जो भी सीनियर अफसर थे उनके दिशा निर्देशों का आपने गंभीरता से सुना और उसको ज़मीन पर आपने क्रियान्वित किया। अब सवाल ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर आपका जो स्टाफ था, आपको ठीक है, आपको अंदर से डर नहीं लगा, लेकिन आपके स्टाफ को आपने किस तरीके से लगातार मोटिवेट किया कि स्टाफ भी ये करे कि नहीं, मेरा बॉस कह रहा है मुझे कुछ नहीं होगा तो वाकई नहीं होगा? उस बारे में बताइए, अपने स्टाफ को बताइए, आपने कैसे प्रेरित किया? जैसा कि मैं देख रहा हूँ, पूरा रीवा शहर देख रहा, आपका स्टाफ लगातार आपके चिन्हित स्थानों पर मौजूद है। इसका पूरा श्रेय हमारे कप्तान को जाता है। कप्तान ने जिस तरीके से पूरे स्टाफ को ब्रीफ किया, हमारा स्टाफ में कई ऐसे लोग भी थे आरक्षक जिनको बोला गया कि दूर रहें, मगर उन्होंने रिक्वेस्ट करके पीपी किट पहन के और मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस काम को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से रीवा का स्टाफ काफ़ी बहादुर और काफ़ी मेहनती स्टाफ है और ये हमारे पद के अनुरूप, यदि मैं गस्टेड ऑफिसर रैंक पे हूँ, मगर मेरे कांस्टेबल, मेरे सब इंस्पेक्टर्स लोगों ने, एक शिवा है, पवन है, इन लोगों ने मेरे साथ वो हैंडल किया है। मेरे अपने एक्सपीरियंस नक्सलाइट के भी हैं, डकैती के भी हैं, ख़तरनाक मुलजिमों के भी हैं, मगर ये नए न्यू कमर्स अफसर्स थे जिनके पास शायद ये अनुभव ना हो, मगर उन्होंने भी मेरी बातों को फॉलो किया और काम किया। ये काफ़ी सम्मान और उनके प्रति मेरी श्रद्धा अपने आप बढ़ जाती है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका जो न्यू कमर स्टाफ था उसको आपने बेहतर तरीके से गाइड किया, मनोवैज्ञानिक तरीके से आपने उनको समझाया और उनके समझ में बात आई और उन्होंने एक स्टेप आगे जाके, आपकी टीम ने एक स्टेप आगे जाके काम किया। शायद यह उसी का नतीजा है कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आज हमारे साथ इस पूरे विंध्य में नहीं आई। हम इस समय पहुंच रहे हैं, यातायात विभाग से चलता हुआ काफिला रीवा के पहले पड़ाव पर आ रहा है। रीवा शहर के एंट्री पे हम लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर हम रुक के, जैसा कि डीएसपी साहब इसको निगरानी करेंगे और लगातार इस पॉइंट की देखरेख करने निकले हैं वो, हम यहाँ पर भी लगातार आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। लॉकडाउन खत्म होने को आया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।